ओके जी, लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम 21-8 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेसी एंट्रीज एंड बैलेंस शीट प्रेजेंटेशंस, कैपिटल लीज और फाइनेंस लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की हम रीडिंग कर लेते हैं। On January 1st, 2014, Cage Company contract to lease equipment for 5 years, agreeing to make a payment of 1,37,899, including the executory cost of 6,000। तो अब देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें क्या जो है ना चीज़ें एक्सट्रैक्ट सामने आ रहे हैं कि जो लीज पेमेंट हमने करना है लेसर को, उसमें एग्जीक्यूटरी कास्ट भी शामिल है। यानी एग्जीक्यूटरी कास्ट बेसिकली थर्ड पार्टीज की पेमेंट होती है जो लेसी अब दे रहा है लेसर को, और लेसर आगे उनको पे करेगा। At the beginning of each year, starting January 1st, 2014, the taxes, the insurance and the maintenance estimated at 6,000 a year are obligations of the lessee. Basically obligations क्या है lessee की। The leased equipment is to be capitalized at 550,000. The asset is to be depreciated on a double declining balance method or basis, and the obligation is to be reduced on an effective interest basis. Cage's incremental borrowing rate is 12% and implicit rate in the lease is 10%, which is known by the Cage. Title to the equipment transfer to Cage when the lease expires. यानी इसमें transfer of ownership भी true है. The asset has an estimated useful life of 5 years and no residual value. Instructions से explain the probable relationship of this जर्नल एंट्रीज हैं। फर्दर वो हमारी जो रूटीन की ट्रांजैक्शन होती है वो हमसे सारी पूछी गई है वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला काम वही डिस्कशन ऑन लीज है, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसको। डिस्कशन ऑन लीज जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हम देखते हैं। इसको हम कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया भी कह सकते हैं कि भाई ये फाइनेंस लीज को जो अगर आप आपके लीज की जो ये ट्रांजैक्शन है, लीज का जो एग्रीमेंट है फाइनेंस लीज का है या ऑपरेटिंग लीज का, तो हम ये अभी इसको क्लासिफाई करेंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यस, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया है यहाँ पे देखिए। टाइटल टू द इक्विपमेंट ट्रांसफर टू केज व्हेन द लीज एक्सपायर्स, तो होल्ड ट्रू। उसके बाद बारगेन परचेज ऑप्शन ये नहीं है। इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट ये भी हमारा देखें 5 और 500% है, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी 5 ईयर है और लीज की लाइफ जो है वो भी 5 ईयर्स है। और फोर्थ वन पे रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट, हम उसकी तरफ अभी जा नहीं रहे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम वैसे कर भी लेते रहते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये टाइप ऑफ लीज क्या है, फाइनेंस लीज। दिस इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस लीज and lessee account for accordingly। ये एक दो सेंटेंस जैसे हम पहले भी लिख लेते हैं, अब तो ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे फिर हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट और लायबिलिटी। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, क्योंकि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट भी रिकॉर्ड करना है और लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करना है, तो किस वैल्यू पे करें? तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट वर्सेस fair value of asset, ठीक है, विच एवर इज लोअर। नॉर्मल हमारा जो रूल ऑफ थंब है वो यही है, ठीक है। तब क्वेश्चन में देखिए आपके सामने यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू आपको नजर आई है या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मुझे नजर आया वो क्या है, द लीस्ट इक्विपमेंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड एट 5,50,000, और यहाँ पर कोई और फेयर वैल्यू है ही नहीं। मतलब कि हमें सिर्फ उन्होंने एक हिंट दे दिया है कि लीज को आपने रिकॉर्ड 550,000 पे ही करना है,
5,50,000, ठीक है, इस पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमारे पास ये वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, यानी नॉट गिवन है, ठीक है, तो हम कंपेयर अभी नहीं कर सकते। लेकिन ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर उन्होंने हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है वो अल्टीमेटली लोअर होगी देन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। लेकिन अब हम ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कैसे है, और ये हमारे रिक्वायरमेंट ए है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, ठीक है, यहाँ पे याद रहे जो अमाउंट है वो है 1,37,899, 899। इसमें 6,000 एग्जीक्यूटरी कास्ट शामिल है, तो वो आपने माइनस कर दें अगर शामिल हो। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है लीज रेंटल के हिसाब से 1,31,899, जहाँ पर हमने वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लगाना है, ठीक है, आर 1 माइनस 1.10 पावर -5 एंड देन 0.10 और 1.10। अब इसमें अगेन हमारे पास जो पॉइंट है हमने लास्ट लेक्चर में भी वो डिस्कस किया था, ये डिस्काउंट रेट जो लेसी है वो कौन सा यूज़ करें, ये जो 10% है, ठीक है, यानी इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करें, आईबीआर यूज करें या इम्प्लीसिट रेट यूज करें। और इम्प्लीसिट रेट, तो उसकी दो कंडीशन थी कि एक तो अगर इम्प्लीसिट रेट नॉन है और दूसरा लोअर है, लोअर देन आईबीआर, तो फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीसिट रेट यूज करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं क्योंकि आईबीआर जो है वो 12% है और इम्प्लीसिट रेट क्या है, 10% है, और ये नॉन भी है, तो हम जो है ना ये इसलिए यहाँ पे 10% यूज कर रहे हैं। कैलकुलेशंस करते हैं जी। अब आर हमारे पास क्या है, 131 वाली अमाउंट जो है 899, 1.10 और -5 1 माइनस आंसर एंड divided by 0.10 multiplied by 1.10, 4.1698। तो ये हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है 131,899 मल्टीप्लाइड बाय 4.16 एंड 9 कर देता हूँ उसको मैं, मल्टीप्लाइड बाय 131,899। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली जो अमाउंट बन रही है वो है 5,50,001 है। तो मैं इसको जो है वो सिर्फ वही फिर लिख रहा हूँ जो हमारे पास 5,50,000 ही बनता है, ठीक है, राउंड करके, यानी मेरे पास ये आखिर में 1 आ रहा है तो मैंने उसे राउंड कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू नहीं गिवन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यानी बारगेन परचेज ऑप्शन नहीं गिवन, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी पेनल्टी ये भी नहीं गिवन। तो इसका मतलब है हमारे पास यही एक अमाउंट है जिसके ऊपर हम अपने एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। क्लियर होगी यहाँ तक बात, क्या है इसमें कंफ्यूजन, क्लियर है जी यहाँ पे सबको? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, उसके बाद हमसे पूछा गया है जी, prepare the journal entry or entries that should be recorded on January 1st 2014 by Cage Cup।
जनवरी 1 को जो एंट्रीज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक है या दो है, वो हमें करके जनवरी 1, 2014 इन द बुक्स ऑफ लेसी। ठीक है, सबसे पहले वो राइट ऑफ यूज इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज ये क्रेडिट विद अमाउंट 5,50,000। और जो दूसरी एंट्री यहाँ पे हो सकती है वो कौन सी है, जो इमीडिएट पेमेंट है, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमने पे करना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लीज लायबिलिटी एग्जीक्यूटरी कास्ट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। पेमेंट हमने करना है 137,899, लेसर को हमने पे करना है जिसमें 6,000 एग्जीक्यूटरी कास्ट का शामिल है और बाकी हमारी इंस्टॉलमेंट है। होपफुली ये आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। तो ये वो एंट्रीज हैं जो उन्होंने हमसे पूछी हैं कि जनवरी 1 को कौन सी एंट्री करनी है। तो पिछले क्वेश्चंस हमने जितने किए हैं तो वहाँ पे हम सीक्वेंस में पूरे साल की एंट्रीज कर लेते थे, तो यहाँ पर उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट वाइज चीज़ें पूछी। तो ये हमने बी की एंट्रीज कर ली। अब उन्होंने कहा जी सी में prepare the journal entry to record depreciation of the leased asset for the year 2014। ठीक है जी, ईयर 2014 तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन हम 31 दिसंबर को लेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट और कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, ये जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो उन्होंने हमें डिफरेंट दिया हुआ है, दैट इज डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, देखिए डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, तो हम इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं। अब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस के लिए हमें रेट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इसकी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, सबसे पहले हमें रेट चाहिए। तो रेट ये होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का रेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय लाइफ इंटू 100। अब 1 डिवाइडेड बाय जो लाइफ है, लाइफ मीन अब कौन सी लाइफ लेना है जी, हमने यूजफुल लाइफ लेना है या लीज लाइफ लेना है। अब लीज का क्वेश्चन है तो हमने लीज की ही लाइफ लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि हमारे जो एसेट है अल्टीमेटली हमें ट्रांसफर हो जाना है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है या बार्गेन परचेज ऑप्शन है, तो फिर उसकी हम यूजफुल लाइफ लेते हैं। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो लीज लाइफ है और जो यूजफुल लाइफ है दोनों एक ही, 1/5 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास 20% आ जाए। तो ये 20% स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट है, तो डिक्लाइनिंग बैलेंस का जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब फिर हम डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे 5,50,000 और इसका डायरेक्टली 40% हम यहाँ पे ले लेते हैं, 5,50,000 2.4, ये आ जाता है जी 2,20,000। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। डेप्रिसिएशन ये हमारी रिक्वायरमेंट सी थी। अगर हम इसको सिंपली करके उसके साथ मल्टीप्लाई 2 कर दे तो वो भी सही रहेगा सर। वो भी सही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा क्योंकि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस का उन्होंने फोकस का कहा है, तो तब भी हम इसको इस तरह से जरा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि हमें पता हो जाए कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो भी आपको हर दफ़ा करना है। अब आपको जब रेट आ जाता है तो आपने सिंपल रेट से मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें।
अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट सी हो गई। अब फिर रिक्वायरमेंट डी, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। अब उसके लिए आपको पता है फिर हमें थोड़ा सा लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं जी सबसे पहले लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, अच्छा ये हुसैन जो है ना इसमें नहीं आ रहा मीटिंग में, उससे क्योंकि दोबारा लिंक पे है ना, क्लिक करके आ जाए। इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना रहे थे, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, डेट लिखेंगे, उसके बाद एनुअल लीज रेंटल्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, फिर रिडक्शन इन लायबिलिटी, यानी जो हमारे पास बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उसके बाद कैरिंग वैल्यू ऑफ लीज, ऑल अमाउंट्स आर इन डॉलर्स। अच्छा जी, 1 जनवरी 2014 हमारे पास इसकी वैल्यू है जी 5,50,000। अगेन हमने पेमेंट करनी है 1 जनवरी 2015। भी हम कर रहे हैं कि हमने क्या किया, फर्स्ट 131 और 899 इसकी पेमेंट कर दी, तो इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं था। कैरिंग वैल्यू को लेते हैं क्योंकि 10%, तो वो क्या आ जाएगा 41,810। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट रह जाएगी 131,899 माइनस 41,810 900,809। कैरिंग वैल्यू फाइंड करेंगे -41,801, तो ये है जी हमारे पास 328,012। 1 जनवरी 2016 को अगेन 131,899, तो 10% लेंगे 32,801। तो ये 131,899 माइनस 32,801, तो प्रिंसिपल पेमेंट 99,098। अगेन हम कैरिंग वैल्यू रिड्यूस करेंगे ड्यू टू पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट माइनस 32,801। तो ये हो गया जी 22,8914। मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, कंप्लीट नहीं कर रहा। अब हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, जैसे हमने अभी पहले बात की है, कैलकुलेशंस तो हमारी सिर्फ डिफरेंट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स हमारी वही है जो पहले हम बात कर रहे थे मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ, कि हम 31 दिसंबर 2014 पे हैं और पेमेंट हमने कब करनी है, जनवरी 1 15 को। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 2014 में ड्यू टू बेनिफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस और मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे 41,810,41,810। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, क्या कन्फ्यूजन इसमें अब? है सर। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट ई में, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द लीज पेमेंट ऑफ January 1, 2015 एज्यूमिंग रिवर्सिंग एंट्रीज आर नॉट मेड। रिवर्सिंग एंट्रीज आर नॉट मेड, यानी अब यहाँ रिवर्सिंग एंट्रीज नहीं बनाई जाती, तो आप क्या करें, लीज पेमेंट बताएं जो 1 जनवरी 2015 को। तो ये सिंपल है, हम पहले भी करते आ रहे होते हैं। ये हम बता रहे हैं जी रिक्वायरमेंट ई 1 जनवरी 2015 को लीज पेमेंट जो करनी है आपने, तो आप क्या लिखेंगे,
लीज लाइबिलिटी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ इस सेंस में क्योंकि उन्होंने एंट्रीज जो हमसे पूछी हुई है ना 2014 की, वो सीक्वेंस में नहीं है। मतलब कि ना ही हमने क्लोजिंग एंट्री की है, ना ही हमने वो करंट पोर्शन वाली एंट्री की है। तो मैं डायरेक्टली अब यहीं पे यही लिख रहा हूँ कि लीज लायबिलिटी का जो करंट पोर्शन, क्योंकि लॉजिकली यही बनता रहता है। ठीक है, मैंने ये इधर लिख लिया करंट पोर्शन, और अगर आप इसे शुरू में लिख लें करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी तो तब भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, यानी जैसे आप लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे चलो दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको जहन में रह जाए। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, लॉजिकली यही होता है। ठीक है, फाइनेंस लीज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और साथ ये हो जाएगा जी इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल ये डेबिट हो जाएगा, पेमेंट कर रहे हैं ना। उसके बाद एग्जीक्यूटरी कास्ट की भी हम उसके साथ ही पेमेंट करते हैं, ये भी डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी हम उसे पेमेंट करते रहते हैं कितना, 1,37,899, जिसमें 6,000 क्या है, एग्जीक्यूटरी कास्ट का है। इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वह 41,810, और जो करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी बनेगा वो है 9,089। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी रिक्वायरमेंट ई की। ठीक है, तो है कंफ्यूजन इसमें तो बताएं। और सर ये एग्जीक्यूटिव कॉस्ट सेपरेट कर सकते हैं इसी की डेट को, एग्जीक्यूटिव कॉस्ट टू बैंक। एग्जीक्यूटरी कास्ट को क्या कर सकते हैं, सर मतलब अलग एंट्री भी हो सकती है एग्जीक्यूटिव कॉस्ट टू बैंक। नहीं अलग एंट्री नहीं हो सकती। वो इसलिए कि आपने लेसर को ही ये पे करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में उन्होंने हमें गाइड कर दिया है कि आप लेसर को जो पे करते हैं ना, देखें आपने यही कहा है कि इंक्लूड है। एग्रीइंग टू मेक ए पेमेंट ऑफ दिस। ठीक है, जिसके अंदर ये शामिल है। अगर आप खुद से लिख लेंगे एग्जीक्यूटरी कास्ट टू बैंक, तो ये इसका मतलब है आप खुद ही पे कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ई जो है ना, वो यही कुछ था कि आपने किस तरीके से पेमेंट करनी है। एफ में है जी, व्हाट अमाउंट्स विल अपीयर ऑन द लेसिस दिसंबर 31st 2014 बैलेंस शीट रिलेटिव टू लीज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब हम क्विकली बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2014, और ये लेसी की बुक्स में है क्योंकि वो ही देख रहा है एसेट और लायबिलिटी को। तो एसेट में क्या लिखेगा जी, जहाँ वो नॉन करंट एसेट लिखता है तो लिखेगा जी राइट ऑफ यूज इक्विपमेंट, जो उसने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था 5,50,000, और लेस उसकी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो 2014 की होगी, तो वो हमने रिकॉर्ड की थी 2,20,000। तो इसका मतलब है रिमेनिंग जो है वो उसकी क्या होगी, कैरिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है। 5,50,000 माइनस 2,20,000, तो ये बन गया जी 3,30,000। ठीक है जी, तो नॉन करंट एसेट्स में तो सिर्फ यही कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं लायबिलिटीज़ में। ये साइड स्केल है या इसको वर्टिकल फॉर्म में समझ लें। तो लायबिलिटी साइड पे नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में हम लिख लेते हैं जी लीज लायबिलिटी। ठीक है, और फाइनेंस लीज। ठीक है, अब आप पता यहाँ पे गौर से देखिए कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 2014, बात को जरा अपने गौर से समझ लें, हमारी टोटल जो लायबिलिटी है वो कितना है। अगर आप गौर से देखें
ये 1 जनवरी 2014 और ये है हमारे पास एट द एंड ऑफ 2014। टोटल लायबिलिटी है 418101 टोटल लायबिलिटी। तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है 90089 ये करंट पोर्शन है जो आपने फौरन दे देना है। तो इसमें से जो बाकी अमाउंट बचेगी वो आपकी नॉन करंट होगी। ठीक है, तो बाकी क्या अमाउंट बचेगी वो ये वाली बचेगी। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। टोटल पहले मैं लिख लेता हूँ 418101। ये देखिए 418101, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ करंट पोर्शन। ठीक है, तो करंट पोर्शन क्या है 90089। ये माइनस कर देता हूँ। ये क्यों माइनस कर रहा हूँ कि अभी मैं नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं लिखूंगा, करंट एरिया में लिखूंगा। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाता है 418101 माइनस 90089328012। और फिर मैं जब लिखूंगा करंट लायबिलिटीज तो उसमें पहले क्या लिख लूंगा करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, वो है जी मेरे पास 90089। अब देखें टोटल लायबिलिटी हमारी वही हो गई 41 वाली, लेकिन उसको प्रेजेंट हमने डिफरेंट वे से किया। और फिर मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट पेएबल, जो मैंने 2015 के शुरू में पे करना है, लेकिन 14 के एंड पे मेरा वो एक्रूड था। तो वो है जी 418101